कमेंट गए दोबारा, इसमें गए, चेक करेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ना सिर्फ आपके एग्जाम के अंदर, बल्कि आप लोग कोई भी अपना एग्जाम दे लीजिए, उस टीचिंग एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जो टॉपिक आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो टॉपिक आपका एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीएफ पढ़ाऊंगा। बेसिकली आपका एनसीएफ 2 पार्ट के अंदर होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है आपका। अगर आप लोग इसको पढ़ने बैठोगे तो पूरा दिन आपका, या मैं कहूँ 2 दिन भी आपको ले जाएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा, फिर पॉइंट इसके निकाल कर आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, तो 2 वीडियो के अंदर हम इसको करेंगे, क्योंकि बड़ा डॉक्यूमेंट है, बड़ी चीजें इसके अंदर से निकलने वाली है, और अच्छे तरीके से आपको ये चीज मैं यहाँ पर समझा पाऊंगा। उसके अलावा जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए जो आप लोग अपने एग्जाम में पेडागोजी करते हो, तो पेडागोजी के लिए भी बहुत सारा कंटेंट आपको यहां से देखने को मिलता है इस वाले डॉक्यूमेंट से, जो आपका एनसीएफ 2005 इसको कहता है। अगर आप लोग एनसीएफ 2005 को समझ लेते हो, तो आप लोग जैसे एनईपी 2020 के बारे में पढ़ते हो, या कोई भी आपका पेडागोजी का क्वेश्चन को सोल्व करते हो, वहां पर भी इस वाले डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प देखने को मिलती है। और बड़ा डिटेल में, बड़ा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आज मैं इसको समझाने वाला हूं। देखना कितने नई चीजें, कितने नए पॉइंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। ना सिर्फ ये आपका सीडीपी के अंदर आपको हेल्प करेगा, यानी कि जो आपका जिसको आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कह लेते हो या पेडागोजी भी कह लेते हो, बल्कि आपको दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी आपको हेल्प कर लेता है, जो आपके बाकी के पेडागोजी के सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी आपको हेल्प करता है जो आपका एनसीएफ 2005 रहता है। तो चलिए आज इसकी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल डिटेल से, बेसिक से शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे करके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। आई होप आप लोग सब आ गए। तो अब हम यहां पर क्लास की इसकी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, अच्छा स्कोर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं भाई, आपके एनसीएफ 2005 की शुरुआत कर लेते हैं कि आखिरकार डॉक्यूमेंट है क्या, क्या क्या बातें इसके अंदर कही हुई है, इसके बारे में शुरुआत से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, जो आप लोग ये पढ़ते हो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, तो बेसिकली ये एक प्रकार का आपका क्या है, एक आपका डॉक्यूमेंट है। क्या है ये आपका? ये आपका है एक डॉक्यूमेंट है, ये आपका है एक डॉक्यूमेंट, यानी कि ये है आपका एक दस्तावेज है, एक आपका दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि हमको बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ानी होती है। ठीक है, कि हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है, कि हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। ठीक है, और
किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से उनको पढ़ाना है, क्या क्या समस्याएं बच्चे के सामने आ सकती है, ठीक है, क्या क्या समस्याएं बच्चे के सामने आती है, ठीक है, क्या क्या समस्याएं बच्चे के सामने आती है, या क्या क्या समस्याएं आपके टीचर के सामने आती है, या मैनेजमेंट के क्या समस्या सामने आ सकती है, उन समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। किस प्रकार से फिर उनका समाधान हो पाता है, उनके ऊपर फिर हम लोग बात करने वाले हैं। ये निकल गया, इससे आवाज तो क्लियर आ रही है ना? अच्छा, आवाज तो क्लियर आ रही है ना? मेरी आवाज होती है, निकल गया है एक बार, ठीक। अच्छा ठीक है, चलो मैं इसको अलग ही रख देता हूं, ठीक। तो ये बताता कौन हमारा, ये बताता है जो एनसीएफ का ये डॉक्यूमेंट है, ये बेसिकली हमको बताता है जो हमारा ये एनसीएफ का डॉक्यूमेंट है, एनसीएफ डॉक्यूमेंट 2005 है, ये हमको इस बारे में बताता है। अब जरा शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में जरा एक बार नजर डालते हैं। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक, अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो जब हमारा देश हुआ था, आजाद हुआ, तो आजादी के बाद से ही राष्ट्र के निर्माण के लिए बेसिकली दो यहां पर आयोग बने। एक था आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक, एक था आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। वैसे बहुत सारे आयोग हैं इनके अलावा भी जो आजादी के बाद बने, लेकिन इन दो का जिक्र आपके एनसीएफ ने किया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था आपका 1952 से 53 तक, ठीक। एक तो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग और एक इसके अलावा आपका शिक्षा आयोग जिसे आप लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये था आपका 1964 टू 66। तो इन दोनों के सपोर्ट से ही आपके जो राष्ट्र का डेवलपमेंट हो रहा था शिक्षा के रूप में, जो चीजें चल रही थी इन दोनों के रूप में ही यहां पर देखने को चल रही थी, जो यहां पर एजुकेशन का जितना स्वरूप देखने को मिल रहा था। उससे पहले आपको ध्यान रखनी है कि 1976 तक, कब तक? 1976 तक। 1976 तक क्या होता था, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी एजुकेशन है, उसको किस सूची में, किस लिस्ट में डाला गया था? उसको डाला गया था अपना राज्य सूची में डाला हुआ था। तीन बेसिकली सूचियां होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उससे पहले राज्य के हाथ में वाले डिसीजन रहते थे, जो भी आपके एजुकेशन से संबंधित डिसीजन रहते थे। बट 1976 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर। क्या हुआ? संविधान के अंदर एक यहां पर अमेंडमेंट हुआ, संविधान के अंदर क्या हुआ? संशोधन हुआ। क्या हुआ? संविधान के अंदर यहां पर संशोधन हुआ। संविधान में संशोधन करने के बाद जो ये शिक्षा का जो आपका क्षेत्र था, राज्य सूची का था, उसको वहां से हटाकर इसको समवर्ती सूची में डाल दिया। किस सूची में डाल दिया? इसको डाल दिया आपके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। इसको डाल दिया गया आपके समवर्ती सूची में, इसको डाल दिया गया, शिक्षा के अधिकार को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद अभी आपकी कहानी शुरू नहीं हुई, अभी आपका एनसीएफ शुरू नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो पुरानी बातें चल रही है, इनको जानना जरूरी है। क्योंकि देखो, जब तक ये नहीं जानोगे कि कैसा आया, कैसे अस्तित्व में आया, ये चीजें नहीं जानोगे, थोड़ा सा क्लियरिटी आपको माइंड के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। और बाई चांस कोई आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा पूछ लिया तो वहां पर आपको समस्या आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है 1968 के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1968 के अंदर, कौन सा पेन है, काले वाला? 1968 के अंदर, ठीक, 1968 के अंदर पहली एजुकेशन पॉलिसी जो आती है, वैसे 1968 के अंदर आती है, ठीक है। कौन सी आती है? 1968 के अंदर पहली एजुकेशन पॉलिसी आती है वैसे, ठीक है। एनईपी जो आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। लेकिन समवर्ती सूची के बाद जो एक्चुअल में आती है वो आती है एनईपी आपकी 86 आती है, यानी कि 1986 में जो आती है वो आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 आती है, ठीक है। कौन सी आती है? कौन सा पेन है भाई? पेन में कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं, काले पीले में। ये आती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समवर्ती सूची के बाद आई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
68 आई सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई, उसके बाद 86 आई, फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट होने के बाद 92 आई। आप लोग पढ़ रहे हो अभी 2020 पढ़ रहे हो, जो कि आप लोगों की पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। दुनिया भर के क्वेश्चन भी वहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेट्स सी अब कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जो आपको ध्यान रखनी है, जो एनसीएफ 2000 आप लोग पढ़ रहे हो, ये कोई आपका पहला एनसीएफ नहीं है। सबसे पहले जो आपका एनसीएफ आया था, सबसे पहले जो आपका एनसीएफ आया था, तो सबसे पहला एनसीएफ आया था आपका 1975 में। कब आया था? सबसे पहला जो आपका एनसीएफ आया था, तो सबसे पहला जो आपका एनसीएफ आया था वो आया था 1975 वाला। कौन आया था? 1975 के अंदर सबसे पहला आपका एनसीएफ आया था, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 और आपके एनसीईआरटी द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, किसके? आपके एनईपी और एनसीईआरटी द्वारा इसको डेवलप किया गया था। एनईपी प्लस एनसीईआरटी द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1975 के अंदर, जो सबसे पहला आपका एनसीएफ आया था। एनसीएफ आया सबसे पहला 1975 के अंदर। देन उसके बाद एक और आपका फिर आया 1988 के अंदर, फिर उसके बाद आया आपका 2000 के अंदर, फिर एक और आया जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, जो अभी चल ही रहा है, 2005 के अंदर आया। कौन सा आया? फिर आया आपका 2005 के अंदर, यहां लिख देता हूं 2005 के अंदर, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाना शुरू नहीं करा, जो भी शुरू करूंगा पढ़ाना आपका। ठीक है, जो आया फिर 2005 के अंदर। फिर उसके बाद बेसिकली एक आया 2009 के अंदर, एक प्रकार का ये भी हल्का सा अमेंडमेंट टाइप का कह लीजिए, जो टीचर्स के लिए एक तरीके से आया था, कह सकते हो थोड़ा टीचर सेंटर्ड एक प्रकार से इसको मान सकते हो। और एक अभी आपके सामने आया एनसीएफ 2022, जो आपको देखने को मिलता है। लेट्स सी आपके एग्जाम में क्वेश्चन शायद वहां से ना टकराए। ठीक है, उसकी उम्मीद नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये एनसीएफ आपको देखने को मिले। अब हमको पढ़ना है एनसीएफ 2005। कौन सा पढ़ना है? हमको पढ़ना है एनसीएफ 2005 पढ़ना है, जो एनसीएफ 2005 आया। अब देखिए, जो एनसीएफ ये 2005 आया, तो ये बात करेंगे पहले किस पर आधारित है। पहले बात करेंगे जो एनसीएफ 2005 ये बना, ये एनसीएफ 2005 बना, ये प्रोफेसर यशपाल की कमेटी में। किसकी कमेटी में? ये बना प्रोफेसर यशपाल की कमेटी में। प्रोफेसर यशपाल की कमेटी में इसको यहां पर बनाया गया, जो एनसीएफ 2005 को बनाया गया। ये जो कमेटी बनी थी प्रोफेसर यशपाल की कमेटी, तो इस कमेटी के अंदर जो टोटल मेंबर थे आपके 35। कितने मेंबर थे इस कमेटी के अंदर? अगर यहां पर मेंबर आपको देखने को मिल जाए, तो टोटल मेंबर थे यहां पर 35। कितने मेंबर थे आपके? टोटल मेंबर थे यहां पर आपके 35। इन 35 के अंदर भी 10 आपके एनसीईआरटी के लोग थे। कौन थे आपके? 10 आपके एनसीईआरटी के लोग थे। कौन थे? 10 यहां पर इसके अंदर आपके एनसीईआरटी के लोग थे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग समझ गए, प्रोफेसर यशपाल की कमेटी के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने जैसे एनसीएफ 2005 शुरू खोला होगा, कभी पीडीएफ वगैरह इसकी खोली होगी, आई थिंक किसी ने पढ़ा भी होगा। तो शुरू में एक निबंध लिखा हुआ है, और निबंध किसके नाम से लिखा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से। ठीक है, किसके नाम से निबंध लिखा हुआ है? तो यहां पर मैं थोड़ा इसको यहां कर देता हूं। तो स्टार्टिंग में एक निबंध लिखा हुआ है, और निबंध किसके नाम से लिखा हुआ है? वो निबंध लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और क्या है वो? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से निबंध लिखा हुआ है, और निबंध है आपका सभ्यता और प्रतीक। ठीक है, क्या लिखा है आपका? सभ्यता और प्रतीक। ठीक है, ये आपका निबंध पर, इस पर बेसिकली आपका आधारित है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको बताई इसके इतिहास के बारे में, किस प्रकार से अस्तित्व में आया, और किस प्रकार से जो आपका एनसीएफ है उसकी यहां पर आपकी प्रक्रिया यहां पर देखने को मिली। ठीक है, फिर कमेंट चले गए, एक सेकंड भाई। हाँ चलो भाई, ठीक। तो ये आपका बेसिकली हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने निबंध लिखा सभ्यता और प्रगति के ऊपर। ठीक है, प्रगति के ऊपर। और जिसके बाद आया भाई आपका एनसीएफ, जिसके बाद आया फिर आपका एनसीएफ 2005, ये जो आपका अस्तित्व में आया। फिर ये किसके ऊपर आया, इसके ऊपर जरा हम बात कर लेते हैं। ठीक,
अब जो यहां पर हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? एनसीएफ 2005 की बात करते हैं। ये पूरा आधारित आपके रचनावाद पर यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। अब ये जो आपका कौन सा था 2005 वाला जो आपका आधारित था, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, रचनावाद पर आधारित है। किस तरीके से आधारित है जरा उसके ऊपर एक एक करके हम नजर डाल लेते हैं। ठीक, यहां तक आप लोग इसके बेस के बारे में समझे। ठीक है, ये चीज आपको पता चली होगी आई थिंक, और शायद आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी होगी, तो कुछ ना कुछ नए पॉइंट आपको देखने को यहां पर मिले होंगे। अब देखिए एनसीएफ 2005 के कुछ पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये किस पर आधारित है? ये है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि आपका रचनावाद पर ये आपका आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावाद पर ये बेसिकली आपका आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? रचनावाद पर बेसिकली ये आपका आधारित है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। अब देखो यार, कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर बेसिकली मैंने सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से बच्चा सीखता है, किस प्रकार से सारी चीजें बच्चों के लिए की जाती है। वो दोबारा आपको चीजें एक बार और बताता हूं। देखिए, अब देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है? जितनी भी चीजें होती है यहां पर वो बच्चे के लिए होती है, यानी कि कह सकते हो यहां पर होती है चाइल्ड सेंटर्ड होती है। क्या होती है? चाइल्ड सेंटर्ड यहां पर होती है, यानी बच्चों के लिए सारी चीजें यहां पर कराई जाती है, ना कि यहां पर चीजें सिस्टम के लिए कराई जाती है। किसके लिए? ना कि चीजें यहां पर सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां पर कराई जाती है। ठीक है, उसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर बच्चा क्या काम करता है? अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। क्या काम करता है? बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर यहां पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, अनुभवों के आधार पर सीखता है, अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। क्या काम करता है? अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, ना कि बच्चा यहां पर किसी रोट लर्निंग का यूज करता है। रोट लर्निंग यहां पर बेसिकली बच्चों को नहीं कराई जाती कि बच्चों को किसी प्रकार से रोट लर्निंग यहां पर बच्चों को कराई जाए। इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर और देखने लायक होता है, जब आप लोग इतनी सब चीजें देख रहे हो तो यहां पर जो बच्चा होता है, बच्चा यहां पर कैसा रहता है? बच्चा यहां पर एक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, बच्चा कैसा रहता है? सक्रिय फॉर्म में रहता है। बच्चा कैसे रहता है? बच्चा यहां पर रहता है एक्टिव फॉर्म में रहता है, सक्रिय में रहता है, ना कि आपका बच्चा पैसिव हो जाएगा, यानी कि आपका बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा। ये यहां पर नहीं रहता। कलर रेडी चलने देते हैं, इससे सही पता चलेगा। ना कि बच्चा आपका पैसिव हो जाएगा, यानी कि निष्क्रिय यहां पर बच्चा हो जाएगा। उसके अलावा एनसीएफ 2005 ने एक बात और कही हुई है कि भाई जो आप बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को आपका ज्ञान मानने से बचा जाए। क्या मानने से बचा जाए? इंफॉर्मेशन को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है, तो बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से करेगा? अपने एक्सपीरियंस के बेस पर करेगा, अनुभव के आधार पर करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण करता जाएगा। ठीक है, तो एक्टिवली तरीके से बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, ना कि इंफॉर्मेशन के बेस पर। ठीक है, तो बच्चा अपने ज्ञान का जो निर्माण करेगा, ज्ञान को यहां पर निर्माण करेगा, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को उसको ज्ञान माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन को ज्ञान मानने से बचा जाए। क्या करना जाए? इंफॉर्मेशन को ज्ञान ना माना जाए, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को ज्ञान ना ज्ञान का लिख दिया मैंने, इंफॉर्मेशन को ज्ञान ना माना जाए। ठीक है, ज्ञान ना माना जाए, ये पॉइंट हो गया आपका। उसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है? बच्चों को हमें यहां पर बार बार ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी नहीं करवानी। उससे पता है क्या होता है? बार बार चीजों का बच्चा रिपीटेशन करेगा, और बार बार रिपीटेशन करेगा तो बच्चा फिर रोट लर्निंग की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए बच्चों को हमें ज्यादा ड्रिल एंड प्रैक्टिस यहां पर बच्चों को नहीं करवानी। ठीक है, क्या नहीं करवानी बच्चों को? ड्रिल एंड प्रैक्टिस यहां पर बच्चों को ज्यादा हमको नहीं करवानी है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, कि ज्यादा ड्रिल एंड प्रैक्टिस बच्चों को यहां पर करवानी है। ठीक है, हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड एक तरीके से कह सकते हो, इसलिए मैंने कहा जो आपका एनसीएफ 2005 है बड़ा महत्वपूर्ण आता है इन टर्म के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक। उसके अलावा देखिए आगे नजर डालते हैं,
एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए। किस पर? बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर ध्यान दिया जाए, समग्र विकास के ऊपर बच्चे के यहां पर ध्यान दिया जाए। अब देखो, एनसीएफ ये नहीं कहता कि बच्चे का आप किसी खाली एक पक्ष के किसी एक डोमेन के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको बच्चे के सभी डोमेन, सभी पक्ष के ऊपर यहां पर ध्यान देना है। सभी प्रकार से जब उसका विकास होगा, सभी डोमेन का उसका विकास होगा, तभी बच्चा अच्छी प्रकार से विकसित हो पाएगा, उसका विकास हो पाएगा, चीजों को समझ पाएगा। ठीक। उसके अलावा एनसीएफ 2005 ने अपना समता पर और यहां पर फोकस किया हुआ है। किस पर फोकस किया हुआ है? अपना समता पर, यानी कि इक्विटी पर और फोकस किया हुआ है। किस पर? समता यानी कि आपका इक्विटी पर यहां पर फोकस किया हुआ है। ठीक, इक्विटी पर भी फोकस किया हुआ है। इक्विटी पर फोकस इस प्रकार से किया हुआ है कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे को अपने गोल को अचीव करना है, जैसे मान लीजिए आपको अपने एग्जाम को पास करना है, तो बच्चे की जो भी एबिलिटी है, ठीक है, बच्चे की जो भी एबिलिटी है, जो भी बच्चे की क्षमता है, या जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है, जो भी बच्चे का यहां पर इंटरेस्ट है, या जो बच्चे का मोटिवेशन है, या जो बच्चे का मोटिवेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाए? उसके अकॉर्डिंग बच्चों को यहां पर दिए जाए संसाधन। क्या दिए जाए? उसके अकॉर्डिंग यहां पर बच्चों को दिए जाए संसाधन, ताकि वो अपने अचीव को, गोल को यहां पर प्राप्त कर सके। तो इस वाली बात को भी आपका एनसीएफ 2005 यहां पर कहता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ मैंने आपको अपनी तरफ से बताई है, जो आपका एनसीएफ 2005 इस बात को कहता है। क्यों? किस पर आधारित है आपका? ये आधारित है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। किस पर आधारित है आपका? कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि आपका रचनावाद पर आधारित है, जो आपका एनसीएफ 2005 यहां पर होता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमारे जो और मेन पॉइंट है उसके ऊपर जरा हम नजर डाल लेते हैं, अपने और मेन पॉइंट के ऊपर। ठीक, यहां तक हमारा हो गया। अब देखिए, कुछ यहां पर की पॉइंट और लिखे हुए हैं एनसीएफ 2005 के, उनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से वो की पॉइंट है, उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, मेरी बैक साइड में इंडिया का मैप बना है। अच्छा, मुझे नहीं पता भाई मैप बनना है पीछे। अच्छा, पता नहीं भाई, इंडिया का मैप बनना है। ठीक, अब देखो, छात्रों के समग्र विकास पर आधारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा स्कूली शिक्षा में एससीईआरटी डाइट को शामिल करने की बात करता है, और इसके अलावा पंचायती राज की भी बात करता है। किसकी बात करता है? पंचायती राज की भी बात करता है। ठीक है, पंचायती राज की भी बात करता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो आप बच्चों को स्कूल के अंदर शिक्षा दे रहे हो, उसके अंदर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पेरेंट्स जिम्मेदारी से भग जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन होगा? पेरेंट्स जिम्मेदार होगा। भाई आप पीटीएम करवाइए, ठीक है, या जो स्कूल के अंदर जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसको आप लोग अच्छी प्रकार से पूर्ण करवाइए, ताकि वहां पर बच्चे की देखरेख कर सके, स्कूल की जिम्मेदारी निभा सके। आप लोग बेसिकली क्या काम कर सको? आप लोग यहां पर स्कूल की जिम्मेदारी को निभा सके। किसको? स्कूल की जिम्मेदारी को निभा सके। किसके माध्यम से निभा सकेंगे? पंचायती राज के माध्यम से निभा सकेंगे, या आप निभा सकेंगे अपना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, एसएमसी जो होती है, उसके माध्यम से निभा सकेंगे। इनके माध्यम से आप लोग निभा सकेंगे। और साथ में एससीईआरटी और डाइट को भी शामिल कर दीजिए, जो स्कूल की एजुकेशन होती है, ताकि अब आप लोग देखते हो एससीईआरटी का आप लोग पढ़ते हो, अपने स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम वगैरह आता है, तो ठीक है। अगली बात होती है बिना बोझ के सीखने की बात होती है, यानी कि बात होती है लर्निंग विदाउट बर्डन की बात होती है। किसकी बात होती है? बात होती है आपके लर्निंग विदाउट बर्डन की बात होती है। किसकी बात होती है? लर्निंग विदाउट बर्डन की बात होती है। जब हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे, ठीक है, बेसिकली हमारे टाइम पर ये चीज आ गई थी। आप लोग कहोगे कि नहीं सर आप तो ज्यादा एजिड हो गए हो। जब बेसिकली स्कूल के अंदर जाते थे तो बहुत भारी भरकम बैग रिया रहता था, ठीक है, बहुत भारी बैग रहता था हमारा। दुनिया भर की किताब रहती थी, दुनिया भर की कॉपी रहती थी। टीचर बुलाता था, जो काम आज खत्म हो गया तो बेसिकली कल भी उस कॉपी को फिर चेक कराने लेकर जाना पड़ता था। तो बच्चों के बहुत सारे बैग हो गए थे। तो अब यहां पर जो प्रोफेसर यशपाल की जो कमेटी हुई, तो उन्होंने कहा, इस कमेटी के अंदर रिकमेंडेशन दिया कि बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा के माध्यम से कराइए, कि मतलब ज्यादा लोड बच्चे के ऊपर मत टेकिए, और ये ज्यादा भारी भरकम बैग बच्चे के ऊपर मत टांगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार की शिक्षा की बात कही हुई है। इनफैक्ट आज की डेट के अंदर तो अब जो आपके स्कूल है, अभी सरकारी के अंदर मुझे मतलब केवीएस के अंदर ये ऐसी उम्मीद है, मेरी नॉलेज में भी नहीं है, होगा तो मैं आपको बताऊंगा।
कुछ ऐसे लॉकर बन रहे हैं जहां पर बच्चे अपने स्कूल के बैग को वही कलेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी अपने स्कूल में लेकर गया, मान लीजिए आज जो भी उसके सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट को करा, और करने के बाद जो भी उसकी स्कूल की कॉपी थी होमवर्क स्कूल के अंदर ही करा और स्कूल के अंदर ही करके वही कॉपी वगैरह रख दी, तो बैग की झंझट ही खत्म। क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्लान है कि स्कूल के अंदर कम से कम 10 दिन की नो बैग डे पॉलिसी चलाओ। ठीक है, दिन को मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि 10 दिन की कम से कम आप लोग नो बैग डे पॉलिसी चलाओ। क्या चलाओ? नो बैग डे की आप लोग पॉलिसी चलाइए। अब नो बैग डे की पॉलिसी बेसिकली क्या होगी? इसके माध्यम से बच्चा क्या सीखेगा? इनके माध्यम से बच्चा उस दिन स्कूल में ये बैग लेकर नहीं आएगा, वहां पर बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा, खेल कूद के माध्यम से यहां पर सीख लेगा। ठीक है, पता नहीं हमारे टाइम में कहां चले गए थे सारी चीजें। ठीक है, इतने भर भर के बैग लेकर जाते थे, हमारी बेचारी मम्मी टांगे रखती थी बैग को। ठीक है जब स्कूल के अंदर जाती थी। ठीक, तो ये बेसिकली यहाँ पर शिक्षा के इस बोझ को यहाँ पर कम करने की बात यहाँ पर कही हुई है। ठीक, अगला है स्कूली शिक्षा में जो टीचर्स है उनकी भूमिका कैसी रहेगी? टीचर्स को एनसीएफ 2005 ने माना है फैसिलिटेटर माना है, सुविधादाता, या इसको कह सकते हो कभी कभी हिंदी में सुगम करता भी आ जाता है। आप लोग इंग्लिश में टर्म ज्यादा याद करा करो, क्योंकि जितना इंग्लिश के अंदर टर्म याद करोगे उतना ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, एक सेकेंड, आपके कमेंट मेरे मोबाइल में बार बार चले जाते हैं। हाँ, हमारे साथ भी यही हाल था, सभी के साथ था भाई यही हाल। ठीक है, तो यहां पर क्या है? फैसिलिटेटर उसको माना है टीचर्स को। देखिए बच्चा, ये एनसीएफ किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। बच्चा कैसे सीख रहा है? अपने अनुभव के आधार पर बच्चा सीख रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसके एक्सपीरियंस है यहां पर। ठीक है, क्योंकि पहले की पॉलिसी के अंदर बच्चों को क्या माना जाता था? पहले की जो अपनी जैसे व्यवहारवादी वगैरह हुए, उन्होंने कहा कि अपने बच्चा जो होता है ब्लैंक पेपर के समान होता है। ठीक है, ब्लैंक पेपर के समान होता है या खाली बर्तन के समान होता है। जैसे जो टीचर होता है अपना ज्ञान इनके अंदर भरता जाता है, तो आपके बर्तन भी बच्चे भरते जाते हैं, बच्चे का ज्ञान भरता जाता है। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरीके से आज की डेट के अंदर गलत है, क्योंकि जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है, तो स्कूल में क्या लाता है? स्कूल में अपनी भाषा लाता है। और कौन सी भाषा लाता है? अपनी मातृभाषा लेकर आता है। बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल में अपने क्या लेकर आता है? अनुभव लेकर आता है, चाहे छोटे मोटे कैसे भी अनुभव हो, उल्टे सीधे कैसे भी अनुभव हो। और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण लेकर आता है। क्या लाता है? जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण लेकर आता है, जो अपना बच्चा यहां पर लेकर आता है। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण, जो जो उसने अपने यहां पर अप्रोच बनाई हुई है, दृष्टिकोण लेकर आई हुई है, उनको यहां पर बेसिकली बच्चा लेकर आता है, और फिर उनके माध्यम से कुछ ना कुछ नई चीजों को यहां पर सीख सकता है। ठीक है, और सीखता भी है। तो रचनावाद ये कहता है कि बच्चा अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, ना कि बच्चों को खाली बर्तन के समान माना जाए। तो इसलिए जो टीचर होता है, टीचर क्या काम करता है? सिर्फ बच्चों को एक सुविधा देता है। सुविधा कैसे देगा? मान लीजिए बच्चों को कोई यहां पर एक काम दे दिया कि बेटा एक काम करो, आपको घर से किसी जानवर के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, या किसी और एक्टिविटी के माध्यम से ऐसा कोई काम दे देगा जिसमें बच्चा फिर खुद एक्टिवली इंगेजमेंट होकर उस काम को करेगा, सीखेगा। तो बच्चा क्या काम करेगा? एक्टिव हो जाएगा उस काम में, ऑब्जर्वेशन करेगा, देखेगा, लिखेगा चीजों को, और फिर अपने टीचर को दिखाएगा। मान लीजिए गलती भी करता है, कोई बात नहीं, आपको एक बात ध्यान और रखनी है, यहां पर एक पॉइंट आपका और रह गया। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो आपकी गलतियां होती है, ठीक है, जो आपकी त्रुटि जिसको कहते हो आप लोग, एरर्स और मिस्टेक कहते हो, त्रुटि और गलतियां जो होती है, उसको भी आपके एनसीएफ 2005 ने बड़ा महत्वपूर्ण माना हुआ है। ठीक है, इनको भी आपको त्रुटि और गलतियों को एनसीएफ 2005 ने महत्वपूर्ण इनको माना हुआ है। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या काम करेगा? रचनावाद के अंदर बच्चा खुद अपने आप चीजें सीखेगा तो गलती भी करेगा। गलती करने पर वहां पर टीचर को उसको पनिशमेंट नहीं देनी। क्या नहीं देनी? टीचर को उसको यहां पर पनिशमेंट नहीं देनी, किसी प्रकार का दंड उसको यहां पर नहीं देना है। टीचर को क्या नहीं देना? पनिशमेंट, यानी कि दंड टीचर को किसी प्रकार का नहीं देना है। ठीक है, उसके अलावा जब बच्चा गलतियां करेगा, तो आपको ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि जो बच्चे की गलतियां होती है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होती है। जब बच्चे की सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें टीचर सिखाता है, बच्चा सीखता है, उसी दौरान आपकी बच्चा गलती करता है, टीचर गलतियों को देखता है और गलतियों को फिर वहां पर रिमीडियल टीचिंग का वो उपयोग कर देता है। हमारे टाइम में स्कूल में क्या होता था? हमने गलती करी, टीचर पहले ठोकता था बढ़िया तरीके से, उसके बाद कहता था ऐसे होगा ये वाला सही से, अब गलती करके लाया ना, अब तुझे तोड़ दूंगा।
अगली बार फिर डरते डरते हुए जाते थे। अरे भाई गलती तो करेंगे जब सीखेंगे। मास्टर साहब तुमने कौन सा पहली बारी में सीख लिया। लेकिन हमारे साथ उल्टा काम होता था। लेकिन अब हमें ऐसा काम करना है कि कोई बात नहीं बेटा, हम तो बहुत ठुक लिए, तुम गलतियां करके लाओ, हम तुम्हें सिखाते रहेंगे बार बार, ठीक है। उसके अलावा देखे जो बच्चा कंसेप्ट बनाता है, उसके अलावा जो बच्चा कंसेप्ट बनाता है या बच्चे के माइंड के अंदर जो मिसकंसेप्शन रहते हैं, ठीक है, बच्चे के अंदर माइंड के अंदर जो मिसकंसेप्शन भी रहते हैं, ठीक है, यानी जो भ्रांतियां बनी रहती है, ठीक है, जो भ्रांतियां बनी रहती है, तो आपको ये दोनों जो है ना, ये भी इंपोर्टेंट आपको मानने हैं। क्या मानने हैं? ये भी आपको इंपोर्टेंट यानी कि आपको महत्वपूर्ण मानने हैं, ठीक। तो ये भी इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण मानने हैं। अब छोटे बच्चे के माइंड में पता नहीं दुनिया भर के मिसकंसेप्शन बने होते हैं, जैसे आप लोगों को मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, ठीक है, यार ये पढ़ना है, वहां से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, ठीक है, यार ये अंकल ऐसे दिखते हैं, पता नहीं क्यों दिखते हैं, ये जो जानवर है इसके 4 ही पैर क्यों है, 5 क्यों नहीं हो सकते, 3 क्यों नहीं हो सकते, इस प्रकार से क्यों नहीं हो सकते। तो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा दुनिया भर के मिसकंसेप्शन बनाता है, आप लोगों के भी मिसकंसेप्शन बने हुए हैं। क्या एनसीएफ 2005 में ये चीजें तो हमने पढ़ी नहीं, सर ये चीज ऐसे भी तो हो सकती है, तो मैं कहूंगा नहीं हो सकती, तुम गधे हो। क्यों? छोटे बच्चों के मिसकंसेप्शन की बात हो रही है, तुम्हारी नहीं बात नहीं हो रही, बागड़ बिल्लो। ठीक है, तो छोटे बच्चों के मिसकंसेप्शन को मानना है, अरे तुम्हारी भी हो सकते हैं, ठीक है, मेरे लिए तो तुम भी छोटे ही हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, तो आप लोग समझ गए टीचर का क्या रहेगा, सिर्फ फैसिलिटेटर का काम रहेगा, सिर्फ बच्चों को सुविधा देगा, उसके बाद बच्चा फिर एक्टिव तरीके से अपना किसी चीज को सीख पाएगा। जैसे मैं भी आपको यहाँ पर एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा हूं कि भाई मैं आपके पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन करिए और मतलब अपने एग्जाम को निकालिए, आगे अपना जॉब वगैरह की तैयारी करिए, एग्जाम और निकलेंगे और पेपर पास होंगे, ठीक है। अगला है, यह दृष्टिकोण आपका रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। पूरी फिल्म मैंने बता दी, अब पॉइंट आया, रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, ठीक है। और कक्षा में आनंदमय सीखने का माहौल बनाए, ठीक है। आनंदमय सीखने की जगह अगर यहां पर आपके सौंदर्यात्मक चीज आ जाता, ठीक है, आनंदमय की जगह आपका सौंदर्यात्मक को भी ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर बताया गया है, ठीक है, सौंदर्यात्मक को भी महत्वपूर्ण बताया हुआ है, ठीक। देखिए अगर बात आ गई यहां पर कक्षा में सीखने की बात आ गई, तो बच्चों को आनंदपूर्ण तरीके से आप लोग सिखाइए, लेकिन सिखाने में जब बच्चों को बाहर घुमाने की बात ले जा रही है, तो आप पर सिखाने में आनंदमय के जगह आपका सौंदर्यात्मक आपका आ जाएगा। मतलब बच्चों को जहां पर आप घुमाने ले जा रहे हो उस चीज के बारे में समझाइए, उस पर जो भी आपका प्लेस है उस चीजों की हिस्ट्री या उससे संबंधित चीजों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए एज ए टीचर आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, छात्रों में आत्मनिर्भर और व्यक्ति की गरिमा की भावना का विकास करना चाहिए। जैसे हमारी आत्मनिर्भर और व्यक्ति की गरिमा चूर चूर हो जाती थी, अगर हमने कोई भी आंसर गलत दे दिया या कुछ भी चीज गलत बता दी या कुछ भी शैतानी कर दी, तो उसके बाद टीचर धड़ धड़ या मुर्गा बना दिया या हाथ खड़े करवा दिए, जो भी सजा आप लोगों को तो मिली होगी, ठीक है, सभी को मिली होगी, ठीक है, झूठ थोड़ी नहीं बोलेगा। लेकिन अब ऐसा काम नहीं करना चाहिए, छात्रों में आत्मनिर्भरता बनानी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, ठीक बेटा तुम कर सकते हो इस काम को, यस यू कैन डू इट, इस प्रकार से बच्चों के सामने ये चीज आपको करवानी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार की भावना महसूस करवानी चाहिए। जलन हो रही है ना ये सब चीज पढ़ के, ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, जलते रहो, अब तो निकल गई उम्र आप लोगों की, अब क्या फायदा जलने से, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर बेसिकली जो आपका एनसीएफ 2005 है उसके अंदर बेसिकली आपके 5 चैप्टर दिए हुए, इन 5 चैप्टर से अब देखिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से चीजें आपके एग्जाम में आती है। एक एक करके एक एक चैप्टर को हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। यहां तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछिए, ठीक। सर हमें नहीं मिली, अच्छा भैया आप अच्छे बच्चे हो, ठीक। सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, हाँ भाई मेरी राइटिंग सुधरी नहीं, अब क्या कह सकते हैं। कोई चीज और समझ में नहीं आई हो वो पूछे आप लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, धूम में खड़ा कर देती थी। ये तो भाई पश्चिमी यूपी का है कोई। क्योंकि वहां धूप को ऐसे बोलते धूम में खड़ा कर देती थी। हाँ, अरे गधा काली थोड़ी होती है गधा। हाँ ठीक है, क्लियर है ना, चलिए बढ़ता हुआ आपके आगे। अब देखिए ये 5 चैप्टर है,
इन 5 चैप्टर के बारे में एनसीएफ 2005 के अंदर क्या क्या बातें कही हुई है उसके बारे में यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। पहले चैप्टर को उठाते, दूसरे को उठाते और तीसरे को उठाते। इन चैप्टर के बारे में आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिर जो बाकी के 2 चैप्टर है और एनसीएफ 2005 के अलावा थोड़ी सी और जानकारी है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा डॉक्यूमेंट है, बड़ा चैप्टर है आपका। ठीक, देखिए अब बात करते हैं, पहले पर्सपेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव के अंदर बेसिकली ये बड़े आपके 5 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिनकी बात आपका एनसीएफ 2005 करता है। इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ, इनके ऊपर नजर डालिए। देखिए, आप अगर आप लोगों ने इनको पहले भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है आप लोग इनको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन इनसे आप लोगों के एग्जाम के अंदर XYZ कोई भी टीचिंग का एग्जाम दीजिए, आप लोगों की पेडागोजी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये जो आपके 5 प्रिंसिपल है, ठीक है, और 5 में से 3 बड़े आपके महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब जो भी आप बच्चों को क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हो उसको बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए आप लोग। अब जैसे मैंने रियल लाइफ से कनेक्ट करके एग्जांपल आपको देता हूं। आप बच्चों को क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हो, XYZ कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, आपने पढ़ा पानी, तो पानी को पढ़ाने से पहले आप लोग क्या काम करने चाहिए? आप लोगों को पहले जैसे लेसन प्लान बनाते हो, तो लेसन प्लान जब आपने बना लिया कि भाई मुझे पानी पढ़ाना है, किस किस प्रकार से पढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों की क्लासरूम के अंदर क्या देखने को मिलेगी? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो आपके लिए एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा आपको जो आप सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से उनको पढ़ा पाए, ठीक है। तो आपने पढ़ा दिया पानी। अब पानी से सबसे पहले आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करिए। चैप्टर पढ़ाने से पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक करिए कि बेटा आज हम पढ़ाएंगे आपको टॉपिक पानी। किसका टॉपिक पढ़ाएंगे? आज हम पानी का पढ़ाएंगे। तो क्या आप पानी के बारे में कुछ जानते हो? तो बच्चा छूटते कहेगा कि हाँ सर, देखो मेरे हाथ में पानी की बोतल है, पानी हम पीते हैं। एक बच्चा कहेगा हाँ सर, पानी से हम अपने जो खेतों में पानी डालते हैं, हमारे ट्यूबवेल में पानी आता है, हमारे घर में टूटी में पानी आता है। इस तरीके से बच्चा जो भी उसके उल्टे सीधे अनुभव है या अच्छे भी अनुभव है या कंसेप्ट जो भी है उनको आपकी क्लासरूम में बताएगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एज ए टीचर बच्चों से निकलवाने चाहिए और देने भी चाहिए। यानी जो भी पढ़ाओ वो बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाइए। बच्चा बहुत जल्दी इनको सीखेगा। अब पढ़ा रहे हो पानी के बारे में और पढ़ा दिया पानी का फॉर्मूला। अब पानी का फॉर्मूला बच्चे की रियल लाइफ में कहां पर आता है? नहीं आएगा ना पानी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले बच्चों को आपको चीजें पढ़ानी है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ानी है बच्चों को? आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर उनको ले जाना है, ठीक है। यानी आपको आसान से और फिर उसको जटिल की ओर लेकर जाना है, या कह सकते हो इसके अंदर आपका कि पहले बच्चों को कंक्रीट करवाइए चीजें, मूर्त में करवाइए, फिर एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेकर जाइए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो। जो बात मैंने पॉइंट आपको पढ़ाया, क्योंकि बेसिकली किस पर आधारित है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। और कंस्ट्रक्टिविज्म रटंत प्रणाली को कहता है, रोट लर्निंग को कहता है? जी नहीं, रोट लर्निंग को नहीं कहता। यह कहता है कि बच्चा खुद एक्टिव तरीके से अपने ज्ञान की रचना करे अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है। तो रटंत प्रणाली को यहां पर यह मना करता है यहां पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो करिकुलम है वो इस तरीके से संवर्धन हो कि बच्चों का चहुमुखी यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना बनकर रह जाए। देखिए, जो आपका पूरा करिकुलम आपका डेवलप किया गया है वो इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि एक तो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, साथ में यह करिकुलम आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ना ही आपका कहीं पर भी आपका शिक्षक केंद्रित हो, ठीक है, ना ही आपका शिक्षक केंद्रित हो। शिक्षक केंद्रित के लिए आपका मैंने बताया जैसे एनसीएफ 2009 वाला आपका आया था, उसमें शिक्षकों के लिए काफी बातें कही हुई है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका? ये सिर्फ और सिर्फ आपका कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। ये आप लोगों का यहां पर होना चाहिए। सारी चीजें बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पूरे सिस्टम को यहां पर बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। यहां पर हमको पूरे सिस्टम को बच्चे के अनुकूल करना है। बच्चे को सिस्टम के अनुकूल नहीं करना, सिस्टम को बच्चे के अनुकूल करना है। यहां पर किसके अंदर? आपका इसके अंदर, ठीक है। चलिए, 3 पॉइंट हो गए आपके। अगले 2 पॉइंट मतलब 2 जो आपके सिद्धांत है उनके ऊपर नजर डालते हैं। अगला सिद्धांत कहता है कि जो पेपर्स होते हैं उनको अपना फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलापन बनाया जाए और क्लास की गतिविधियों से जोड़ा जाए।
बेसिकली यहाँ पर जो भी पेपर है, जैसा आप लोगों के, जैसे हमारे टाइम में पहले पेपर चलते थे, हमने जो भी कुछ पढ़ लिया एक साल के अंदर, उसके बाद हमारा पेपर हो गया, पेपर के अंदर 100 में से 33 आ गए तो पास है, 33 नहीं आया तो बेसिकली फेल है। तो इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड सेट होते थे, ये जो मानक सेट होते थे, तो इस प्रकार के आपके पेपर ना हो, ये जो स्टैंडर्ड मानक होते थे, इस प्रकार के आपके मानक ये सेट ना हो, ठीक है। तो उसके अलावा बच्चों के बीच में अपना कंपैरिजन यानी कि तुलना यहां पर बेसिकली ये भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पेपर के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी? अच्छा कोई बात नहीं, आप ये काम करिए, ये एक्टिविटीज करिए, उसके अंदर आपका स्कोर नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से अब आपको चीजें कराते हैं, कुछ टेलम आपको देते हैं और इससे आपका कुछ ना कुछ आपका स्कोर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर क्लास की गतिविधियों से आपको जोड़ना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अभी बताता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक, यहां तक हो गया। अगला है एक ऐसी अपनी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता समाहित हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बच्चे का निर्माण कराओ जो अपने राष्ट्र के निर्माण में भी अपना सहयोग दे सके। ऐसे नहीं कि हमने बच्चों को क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हो, जैसे सरकारी स्कूल के अंदर क्या होता था, सरकारी स्कूल के अंदर हमने भी जैसे सरकारी स्कूल के अंदर देखा, जो फैन रहता है ना उसकी पंखुड़ी मोड़ दी, जो विंडो रहती है, खिड़कियां रहती है लोहे की, उनको तोड़ दिया, कुछ बेच भी देते थे उनको, ठीक है। तो ऐसा सरकारी संपत्ति को ना तोड़े, क्योंकि आगे जाके बच्चे उत्पाती बनते हैं, फिर किसी ट्रेन को तोड़ेंगे, गाड़ी को जलाएंगे या प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमको बच्चे के अंदर सिर्फ यहां पर उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास नहीं करना है, उसके सामाजिक विकास भी हमको उसको करना है, ताकि वो अपना समाज में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। ये नहीं कि बस मान लीजिए वो पढ़ लिया और पढ़कर मान लीजिए मैं तो कह रहा हूं कोई आईएएस भी बन गया, और आईएएस बनने के बाद वो भ्रष्टाचारी बन गया, तो क्या उसके पढ़े लिखे का कुछ फायदा हुआ? नहीं, उसका पढ़े लिखे का फायदा हुआ। उसके तो आईएएस बनने का फायदा तब हुआ तब अपने उस समाज के लिए कुछ योगदान यहां पर दे रहा है। तो ऐसे यहां पर स्टूडेंट तैयार किए जाए, आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए जो समाज के लिए अपने कुछ योगदान दे सके, ना कि अपने अपने लिए ही वो योगदान दे सके, ठीक है। तो 5 बड़े महत्वपूर्ण इनके प्रिंसिपल है, 5 बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बेसिकली मैंने यहां पर बताए, जो आपके यहां पर पर्सपेक्टिव यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर यहां पर दिए हुए हैं। सेकंड चैप्टर आता है आपका लर्निंग एंड नॉलेज का। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें दी हुई है, उनके ऊपर एक एक करके नजर डालते हैं। सेकंड चैप्टर कहता है आपका कि बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर्स है, एक्टिव लर्नर्स के रूप में उस पर ध्यान दिया जाए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इस बात पर जोर दिया जाए कि बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार का हमको डिफ्रेंशिएटेड नहीं रखना है, मतभेद यानी कि उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमको नहीं रखना है। चाहे बच्चे की जाति, लिंग, पंथ, वर्ग, धर्म कुछ भी हो, हमको बच्चे में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं रखना है। अब देखिए यहां पर एक कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। एक कंसेप्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक। क्या देखने को मिलता है आपको? आपको देखने को मिलता है व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। तो बेसिकली व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर जब आदमी का जो होता है इंटरेस्ट हो गया, मोटिवेशन हो गया, उसकी मेंटल एबिलिटी हो गई, तो ये सब चीज जब अलग अलग होती है तो वहां पर आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी तो आपको देखने को मिलेगा ना, ठीक है। जैसा आप लोग जो क्लास देख रहे हो तो सभी का अपना अलग अलग लेवल है, सभी की आपकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, जो मानसिक क्षमता है, मेंटल एबिलिटी है, वो आप लोगों की सभी की अलग अलग है। सभी का आप लोगों का मोटिवेशन भी अलग अलग है, ठीक है। कोई चाहता है कि बस मैं एग्जाम को इसलिए पास कर दूं ताकि मेरा नाम हो जाए, कोई चाहता है मैं एग्जाम को इसलिए पास कर दूं मेरी शादी हो जाए, कोई कुछ और चाहता है। उसके अलावा आप लोगों के इंटरेस्ट भी अलग अलग है, ठीक है। आप लोगों के इंटरेस्ट भी यहां पर, रुचियां भी यहां पर अलग अलग यहां पर दिए हुए हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर, ठीक है। इसको हरे को मैं हरा ही बना दूं, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर। उसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताओं में एक चीज मैंने आपको डेवलपमेंट के अंदर और बताई थी,
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर आपका जो रहता है, कहा गया भाई काला, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर आपके जो हेरिडिटी रहती है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, हेरिडिटी वाला चैप्टर ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, और हेरिडिटी के साथ साथ में जो आपका एनवायरमेंट है जिसके अंदर आपके फैक्टर कुछ देखने को मिलते हैं, इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाता है आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं में। अब जब आपकी क्लासरूम में ऐसे ऐसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले होंगे, या मान लीजिए किसी की भाषा अलग है, लैंग्वेज भी किसी की अलग अलग है, तो ऐसी क्लासरूम में एज ए टीचर आप क्या काम करोगे? आपको सभी को एक साथ में यहां पर शिक्षा देनी है, किसी के बीच में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, क्या नहीं रखना? यहां पर बच्चों के बीच में आपको भेदभाव नहीं रखना है, सभी को आपको समानता का अधिकार देना है। ठीक है, भेदभाव नहीं रखना, समानता का अधिकार आपको यहां पर उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, यह आपको उनको उपलब्ध करवाना है। इसके अकॉर्डिंग देखना, मेरा धी क्या बना है, अधि। ठीक, उस बच्चे ने सही कहा था, सर आपकी राइटिंग बहुत खराब होती जा रही है। ठीक है, अब क्या सुधारेंगे? ठीक, ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए, यही बात इसके अंदर कही हुई है कि ऐसी जो भी अनुभव है उसमें भागीदारी को बाधित नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट यहां पर है कि पाठ्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों और मानसिक गतिविधियों पर आधारित सामग्री पर ध्यान दे। बेसिकली कहने का मतलब है कि जितने भी प्रकार के जो आपके टीएलएम होते हैं, अब टीएलएम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, तो जितने प्रकार के टीएलएम होते हैं उन टीएलएम में आपके साथ साथ में आपके टीचिंग मेथड्स भी आ जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? साथ में आपके क्या हो जाएंगे? कुछ टीचिंग मेथड्स भी हो जाएंगे। भाई आप लोग क्या काम कराइए, बच्चों को टीएलएम प्रोवाइड करवाइए अलग अलग प्रकार के। जब बच्चे अलग अलग सीखने वाले तो उनके लिए आप लोग टीएलएम प्रोवाइड करवाइए, अलग अलग टीएलएम दीजिए। उसके साथ में आप लोग क्या काम करिए? टीचिंग मेथड्स उनके लिए यूज करवाइए। क्या करवाइए? टीचिंग मेथड्स उन लोगों के लिए यहां पर आप लोग शुरू करवाइए। और उसके अलावा एक होता है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कि अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन आप लोगों को उनके लिए यहां पर यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएटेड यहां पर इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएटेड आपका इंस्ट्रक्शन यहां पर हो जाएगा कि बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग यहां पर आपको उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं। कोई बच्चा वीक है तो उसको उस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देना है, उसको उस प्रकार का टीएलएम या आपका टीचिंग मेथड्स उसको उपलब्ध कराने हैं। तेज है तो थोड़ा सा उसको हिंट देना है ताकि उसकी स्पीड यहां पर बढ़ जाए। ठीक, अगला है आपका कि रचनात्मक, अगला पॉइंट ये है आपका कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपका, किसको? इंक्लूसिव एजुकेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन में बेसिकली क्या होता है। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, तो नहीं पता तो दोबारा एक बार देख लीजिए। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन में बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी एजुकेशन जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है। ठीक, तो वो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाती है। ठीक है, क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, समावेशी अगर शिक्षा की बात करें, समावेशी शिक्षा की बात करें, एक ऐसी एजुकेशन, अब आपकी क्लासरूम में कैसे बच्चे मिलेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के बच्चे मिलेंगे। ठीक है, कोई ऐसा मिलेगा, कोई वैसा मिलेगा, कोई कम स्पीड का, ज्यादा स्पीड का मिलेगा, किसी की भाषा अलग होगी, किसी की अलग कुछ होगी। लेकिन एज ए टीचर आपको उनको क्या देनी है? एज ए टीचर आपको उनको उपलब्ध करानी है समावेशी शिक्षा, आपको उपलब्ध करानी है। मतलब उन सभी बच्चों को समान शिक्षा आपको देनी है। ठीक है, बच्चों को क्या देनी है? समान शिक्षा आपको उनको देनी है। क्या देनी है? समान शिक्षा देनी है। किसी के साथ आपको क्या नहीं करना? किसी के साथ आपको किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। अरे अच्छा, ये तो मेरी साइड का, ये तो मेरी भाषा बोलता है, चलो इसको ज्यादा पढ़ा दूंगा, तो इस प्रकार से आपको कोई भेदभाव उनके साथ नहीं करना। सभी को आपको समान संसाधन यहां पर उपलब्ध कराने। क्या कराने हैं? सभी को समान संसाधन यहां पर आपको उपलब्ध कराने हैं, जो आपके समावेशी शिक्षा के अंदर होते हैं। समान संसाधन भी आपको यहां पर उनको उपलब्ध कराने होते हैं। चाहे बच्चे की कोई भी पृष्ठभूमि हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उस पृष्ठभूमि का कोई आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बच्चे की जो आपकी सामाजिक हो, चाहे बच्चे की आपकी सामाजिक हो, चाहे बच्चे की आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, कोई भी पृष्ठभूमि हो, एज ए टीचर आपको इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए आपके टीचिंग के अंदर। ठीक है, इसका रोल
नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए आपके टीचिंग के अंदर। आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सभी को समान शिक्षा आपको देनी है, ठीक है। तो ये बात होगी आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, ठीक। दूसरा अगला पॉइंट इसके अंदर, रचनात्मक और रचनात्मक शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। क्रिएटिविटी की बात करता है। देखो यार, क्रिएटिविटी तो अपने आप आ जाएगी जब बच्चा खुद अपने आप चीजों को सीखेगा, तो क्रिएटिविटी तो अपने आप ही आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट इसका अगला हो गया। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, बात करते हैं। ये चैप्टर यार बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा टाइम जो आपका लगेगा इस वाले चैप्टर के अंदर लगेगा, चैप्टर नंबर तीसरा। मैंने बताया टोटल एनसीएफ 2005 के अंदर 5 चैप्टर आपके दिए हुए, ये तीसरा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर ये वाला है। इस चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स के बारे में क्या बात हुई है, लैंग्वेज के अंदर बारे में क्या बात हुई है, सोशल साइंस के अंदर मतलब जितने भी ये सब्जेक्ट दिए हुए इनके बारे में क्या बात हुई है, इनके बारे में जान लेते हैं। लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के बारे में आज पढ़ लेते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे दूसरे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तभी हमारा एनसीएफ 2005 पूरा डॉक्यूमेंट यहां पर कवर हो जाएगा। मैंने कहा ना, मतलब ऐसे ये डॉक्यूमेंट आप इस तरीके से आप लोगों ने इतना डिटेल में और इस तरीके से नहीं देखा होगा आज तक, ठीक है। चलिए इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। यहां तक कोई चीज आपको पॉइंट समझ में नहीं है तो आप लोग पूछिए इसके बारे में, ठीक है। कुछ टीचर जातिवाद करते हैं, नहीं वो गलत है, ठीक है। ऐसा हर कोई नहीं करता, हर डिपार्टमेंट में टीचर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो अभी करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं यहां तक अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछिए, फिर मुझे ये करवाना है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका बड़ा सेक्शन होने वाला है, इनको करवाऊंगा, जल्दी से पूछिए, ठीक है। नहीं कल के लिए नहीं रहने दो, एक बार पहले भी मतलब इस तरीके से करवाया, कल के नहीं रहने देना, वरना सेकंड 3 क्लास में बनेगी वीडियो। जल्दी से पूछिए। हाँ हाँ, वेरी गुड भाई रहमान, आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, सो मत, देखो सो जाओगे तो जल्दी देखो। अब बात करें एनसीएफ 2005 लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है। देखिए एनसीएफ 2005 ने, अब चैप्टर 3 चल रहा है, पूरा नहीं करवाऊंगा, आधा करवा दूंगा और उसके बाद बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है। देखो इसको कंप्लीट करो। लैंग्वेज के बारे में एनसीएफ 2005 ने एक फॉर्मूला दिया आपका, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र का आपका फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो लैंग्वेज हर स्कूल के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए वो बेसिकली 3 प्रकार की आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले जो मेन लैंग्वेज है जिसके बारे में बताया वो होनी चाहिए आपकी मदर टंग। कौन सी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी मदर टंग, यानी कि वो होनी चाहिए आपकी मातृभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी, ठीक है। तो जो पहली भाषा स्कूल के अंदर पढ़ाई जाएगी वो पढ़ाई जाएगी आपकी मदर टंग, यानी कि मातृभाषा पढ़ाई जाएगी। एनसीएफ 2005 ने सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण माना है वो बच्चे की मदर टंग यानी कि मातृभाषा को महत्वपूर्ण माना है। और ये कहा है कि बच्चे की मातृभाषा को ज्यादा अवसर दिए जाए। जितने ज्यादा अवसर बच्चे की मातृभाषा को मिलेंगे उतना ही ज्यादा वो बच्चा चीजों को यहां पर सीख पाएगा। दूसरा, यहां पर बच्चे की हो जाएगी मातृभाषा, मान लीजिए पहले बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। ज्यादातर मैं मान लेता हूं, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं हिंदी है, तो पहली हिंदी हो गई। दूसरी भाषा हो जाएगी यहां पर इंग्लिश हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दूसरी यहां पर इंग्लिश हो जाएगी। और तीसरी यहां पर कोई रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तीसरी यहां पर कोई रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई तमिल सीखता है, कन्नड़ सीखता है, मराठी सीखता है, इस प्रकार से कोई लैंग्वेज हो जाएगी। क्योंकि एनसीएफ 2005 के अंदर 22 भाषाओं का टोटली जिक्र है, जो आपकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की हुई है। कितनी? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो आपकी 8वीं अनुसूची में जो आपकी 22 भाषाओं का आपका जिक्र दिया हुआ है, ठीक है। 22 भाषाओं की जो बात यहां पर कही हुई है, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? सबसे महत्वपूर्ण जो माना है, जगह है कहीं, सबसे महत्वपूर्ण माना है, सबसे इंपोर्टेंट माना है आपका, सबसे महत्वपूर्ण लिख देता हूं मैं यहां पर ताकि आपको याद भी रहे। सबसे इंपोर्टेंट माना है आपका बच्चे की मदर टंग को, ठीक है। किसको माना है सबसे इंपोर्टेंट? सबसे इंपोर्टेंट माना है बच्चे की मातृभाषा को, यानी कि बच्चे की मदर टंग को सबसे महत्वपूर्ण यहां पर इन्होंने माना है, ठीक।
ये बात होगी भाषा के बारे में। अब आते हैं भाई मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ये आपका बड़ा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं अब एक एक करके, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहता है। मैथमेटिक्स के बारे में एक एक करके नजर डालिए। यह सामग्री के व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, समस्या समाधान और तर्क संगत शिक्षण के माध्यम से प्रदान करना चाहिए। बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स की जो आपकी प्रकृति रहती है, मैथमेटिक्स की जो प्रकृति रहती है वो रहती है आपकी लॉजिकल। कैसी प्रकृति रहती है, लॉजिकल रहती है, यानी कि तार्किक आपकी प्रकृति रहती है, जो आपकी मैथमेटिक्स की प्रकृति रहती है। आदमी इसमें तर्क करता है, अपना समस्याओं का समाधान करता है, यही तो बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर करता है। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ समस्याएं भी बेसिकली यहां पर दी हुई है मैथमेटिक्स के बारे में। अभी एक एक करके सभी सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, वरना यही ढेर हो जाओगे सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों की कैपेसिटी पता है। अब देखो क्या समस्या है मैथमेटिक्स से संबंधित। पहली समस्या तो यही है कि मैथमेटिक्स से संबंधित क्या लगता है, डर लगता है। सभी बच्चों को नहीं, कुछ बच्चों को यहां पर डर लगता है, तो वो एक क्या काम करते हैं, मैथमेटिक्स से डर जाते हैं। जबकि एनसीएफ 2005 ये मानता है, एनसीएफ 2005 ये मानता है कि हर कोई गणित सीख सकता है। क्या कर सकता है, कि हर कोई गणित सीख सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जो थोड़े से मैथ से यहां पर घबरा जाते हैं, फिर वो इसकी पढ़ाई से थोड़ा सा दूर जाने लग जाते हैं। दूसरा, इस पाठ्यचर्या में क्या होता है, बेसिकली जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक, तो करिकुलम के अंदर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ऐसा कुछ खास मतलब जैसे कि संसाधन हो या कुछ खास उनको अवसर देने की बात नहीं हो पा रही है। देखिए प्रतिभाशाली जो बच्चा रहेगा ना, तो आप लोगों को पता है भाई उसका सीधा आईक्यू लेवल 140 प्लस का है, तो उसको बाकी के सामान्य बच्चों की तुलना में उसको अलग प्रकार के कुछ संसाधन यहां पर उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि देश की धरोहर होती है। इनको थोड़े से संसाधन उपलब्ध कराओ और ये देखो देश का नाम किस प्रकार से रोशन करेंगे। तो ये बेसिकली इस प्रकार की कुछ बातें इस वाले एनसीएफ के अंदर थोड़ा मिसिंग है, ठीक। उसके अलावा आपकी जो रहती है इसके अंदर अभ्यास समस्या मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक है। बेसिकली क्या काम होता है इसके अंदर, आज जिसके अंदर जो चीज देखने को मिलती है, थोड़ा सा इसके अंदर रिपीटेशन यहां पर देखने को मिल रहा है इसके अंदर अभ्यास मूल्यांकन पद्धति के अंदर, कि जो मूल्यांकन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर चीज देखने को मिलती है स्थानिक चिंतन। स्थानिक चिंतन पर आपका जो है ज्यादा महत्व इसके अकॉर्डिंग जो समस्या बननी है वो है। लेकिन एनसीएफ 2005 ने कहा है कि जो आपका स्थानिक चिंतन है, यानी कि जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, कौन सी, जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन ये गंभीर समस्या आती है क्योंकि बच्चा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एकदम नहीं कर पाता, खासकर मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बढ़ावा देना है, इसको कौन कहता है, इसको कहता है आपका एनसीएफ 2005, इसको ज्यादा बढ़ावा देने की बात करता है। अब स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूं। स्पेशल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताई थी, हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर जो उन्होंने 8 प्रकार की बताई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसके अंदर आपकी थी एक स्पेशल इंटेलिजेंस, कि जब व्यक्ति अपने अमूर्त तथ्यों के आधार पर किसी चीज का अपना इमेजिनेशन कर लेता है, तो आपका स्पेशल इंटेलिजेंस है। जिसके अंदर मैंने आपका एक एग्जांपल लिया था कि भाई जो ठेकेदार होता है, आर्किटेक्चर जिसे बोलते हो, तो उसको खाली प्लॉट दिखा दो, अपने दिमाग से पूरा नक्शा बना देगा मकान का। उसी प्रकार से जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में भी बच्चों को क्या कराया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, इसको ज्यादा बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, बताओ 35 प्लस 48 कितने हो गए, तो आप लोग क्या काम करोगे, अमूर्त तथ्यों के आधार पर यहां पर इमेजिनेशन करोगे, 35 प्लस 48 दिमाग में कैलकुलेशन करोगे। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, अमूर्त कंसेप्ट का यहां पर निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की एक कमी देखने को मिलती है, इसलिए इसको ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही हुई है। अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी है और उन्हें आवश्यक मदद भी नहीं मिल पाती, जिसके बारे में मैंने कहा 2009 वाले में इसका यहां पर बेसिकली जिक्र दिया हुआ है, ठीक। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मैंने भी खाना नहीं खाया, इतनी जल्दी टूट जाते हो कमेंट आ रहे हैं जो, ठीक है। ठीक है भाई, अगला देखिए,
गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मैथमेटाइजेशन, गणितीय करना, ठीक है। जो भी मैथमेटाइजेशन की क्षमता है उनका विकास आप लोगों को करवाना है बच्चों के अंदर, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। यानी कि सिंपल उसको कोई चीज रटा दी, कोई चीज सिखा दी, कोई चीज अनुकरण करवा दी, कॉपी करवा दी, नहीं, उसको एप्लीकेशन भी करवानी है। आपने बच्चों को जोड़ सिखाया, ठीक है, आपने बच्चों को नंबर सिखाए, अब उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़वाइए उसको, ठीक है, मैथमेटाइजेशन करवाइए, गणितीयकरण उसको करवाइए। ये बेसिकली यहां पर उद्देश्य यहां पर इसका दिया हुआ है। अच्छा, इसके मैथमेटिक्स का नेरो एम भी पूछा जाता है। जब बच्चों के सामने आता है ना कि मैथमेटिक्स का नेरो एम, यानी कि बच्चों के इसके सामने आता है संकीर्ण उद्देश्य, क्या आता है, संकीर्ण उद्देश्य यहां पर देखने को मिलता है, नेरो एम यानी कि संकीर्ण उद्देश्य। तो माइंड के अंदर एक छोटी सी फोटो बनती है, संकीर्ण यानी छोटा उद्देश्य होगा, नेरो एम यानी छोटा उद्देश्य होगा, नहीं, नेरो एम भी बेसिकली आपका जिस प्रकार से सभी उद्देश्य है उस प्रकार से आपका नेरो एम यानी कि आपका संकीर्ण उद्देश्य होता है, जहां पर क्या होता है, बच्चे की जो भी क्षमताएं होती है, खासकर मैथमेटिक्स के सभी कंसेप्ट से संबंधित, और कौन से कंसेप्ट, आपके अंक ज्ञान संख्या से जुड़ी क्षमता है, ठीक है, उन सभी को डेवलप करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये आपका यहां पर नेरो एम यहां पर दिया हुआ है। ये नेरो एम का यहां पर मेन बेसिकली यहां पर उस उद्देश्य होता है, ठीक है। अच्छा, एक पूछ लिया, हायर एम पूछ लिया, ठीक है, उच्च उद्देश्य क्या होता है। अब देखो आपको इसके नाम से पता चल रहा है, हायर उद्देश्य यानी उच्च उद्देश्य क्या है, यहां पर नेरो एम, यहां पर कोई छोटा उद्देश्य नहीं है, बड़ा उद्देश्य है वो भी, और हायर उद्देश्य ये भी आपका बड़ा उद्देश्य है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बच्चा को क्या कराया जाता है, गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्त चीजों को समझ सके। यानी जो बच्चे का जो लेवल है अब उसको एक अपर लेवल की ओर लेकर जाया जा सके, और चीजों को करने और समस्या को सूत्रबद्ध करने का हल ढूंढने की क्षमता का विकास करना चाहिए। मतलब उसका यहां पर जो भी अपना लेवल लाओ उसके लेवल को एक स्टैंडर्डाइज करने की ओर यहां पर मतलब उसको बढ़ावा जा सके। स्टैंडर्डाइज का मतलब वो मत कर लेना मानक वाला कभी, ठीक है यार, ये आपका हायर एम यहां पर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब किस प्रकार की पाठ्यचर्या होनी चाहिए उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। मैथ में एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है ये आपकी करिकुलम है, इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स आपका किस प्रकार का होना चाहिए उसका कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे नजर डाल लेते हैं जो आपके लिए यहां पर जरूरी है, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं इसके पॉइंट के ऊपर, तो पहला महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना हुआ है, यार वो आदमी बड़ा महत्वाकांक्षी है, आप लोगों ने सुना है अरविंद केजरीवाल बहुत महत्वाकांक्षी है, पहले सीएम बनना चाहते थे अब पीएम बनना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका महत्वाकांक्षी है, मतलब एक स्टेप और ऊपर की ओर बढ़ाना है मैथमेटिक्स को। जो भी बच्चों को हम चीजें सिखा रही है जैसे अभी गया, तो वो उससे एक स्टेप ऊपर तक बढ़ाना है, ठीक है। मतलब सीमित लक्ष्य की प्राप्ति तक उसको नहीं रखना, उस लक्ष्य को और अपर लेवल तक हम उसको लेकर जाना है। सुसंगत होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। सुसंगत मतलब जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट से वो कनेक्ट हो जाता है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आप लोग उसको पढ़ा सकते हो। उसके अलावा क्या हो सकता है कि गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाइए, इसमें ज्यादा कोई खास पॉइंट नहीं है, इसे रहने दो, ठीक है, ये पीडीएफ में आपका काम आ जाएगा। अगला है गणित की जो पाठ्यचर्या है उसके दो मुख्य सरोकार है, ठीक है। आज पढ़ो डिटेल में, कितना डिटेल में पढ़ना है इनसे 2005, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा कभी, अभी तो मैथ ही हुआ है, अभी तो बाकी के सब्जेक्ट बच रहे हैं, फिर उसके बाद आपका 2 चैप्टर और बच रहे, कुछ और जानकारी बच रही है, तब आपका एनसीएफ खत्म होगा, ठीक है। ये होता है आपका डिटेल में पूरा का पूरा इस चीजों को पढ़ना देखना, ठीक है। इसके बाद फिर आप कोई भी पेपर लगाइए और फिर एनसीएफ को देखिए, इसी तरीके के टकराएंगे, ठीक है। और यही आपकी पेडागोजी भी ऐसे सोल्व होती है, ठीक। दो मुख्य सरोकार के ऊपर बात करें तो गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है, मतलब किस प्रकार से मैथमेटिक्स की जो एजुकेशन है वो बच्चों को अट्रैक्ट कर सकती है। क्यों, थोड़े बच्चों के अंदर जो डर रहता है उस डर को भी खत्म किया जा सके। कुछ बच्चों के अंदर तो ये रहता है, कुछ बच्चों तो कहता है सर हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन कुछ बच्चों का फोबिया रहता है, खासकर मैंने देखा हुआ है, मतलब ये मत कह देना सर जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हो। कुछ लड़कियां मैथमेटिक्स से कहती है कि सर मैथमेटिक्स को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब ले सकती है, नहीं ले सकते भाई, ज्यादातर टीचिंग एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। तो अब किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है आपको मैथमेटिक्स, सिखाया जा सकता है, वो यहाँ पर एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है, ठीक। अगला है विद्यार्थियों के संसाधनों को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। जो आपके पास संसाधन है, क्या है आप लोगों के पास संसाधन,
मान लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, लेक्चर वीडियो दे सकते हैं, इनको और मजबूत कराया जा सके। तो ये बेसिकली यहां पर आपके सरोकार दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए विजन क्या है स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाने के, उनके ऊपर भी एक एक करके नजर डाल लीजिए। जो आपके विजन दिए हुए स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स को पढ़ाने के, ठीक है। पहला है कि बच्चे गणित से भय होने की बजाय उसमें आनंद ले। तो भाई आनंद लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। तो भय डरना नहीं है आपको। एनसीएफ 2005 ने कहा हर कोई गणित सीख सकता है, मैं भी कह रहा हूं हर कोई गणित सीख सकता है। तो डरो मत इससे, इसका आनंद लो, जल्दी सीख जाओगे। प्रैक्टिस करो, कहा हुआ है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप इससे जल्दी सीख जाओगे। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे, ठीक है, यानी जितनी भी संक्रियाएं होती है उन सभी को सीखे, आगे बढ़ सके। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिससे वो कम्युनिकेशन हो सकता है और आपस में जिस पर चर्चा हो सकती है, साथ साथ काम कर सकते हैं, मीनिंगफुल प्रॉब्लम उठाए और उन्हें हल करे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा चैलेंजिंग टास्क ले लीजिए जिसको आप लोग वहां पर उठाइए, बात करिए, उस पर डिस्कशन करिए, दोस्त यार का साथ ले लीजिए, पीयर ट्यूटरिंग यहां पर करिए और मैथमेटिक्स का समाधान करिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चैप्टर को सोल्व कर रहे हैं और वो क्वेश्चन के अंदर हम फंस गए। अब उसका समाधान कैसे निकलेगा, या तो अपने टीचर से पूछिए, टीचर नहीं बता पा रहा फिर अपने दोस्त यार से पूछिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का मैथमेटिक्स यहां पर सोल्व हो जाएगा। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देखने के, इनका विवेचन करने के लिए करते हैं, ये कोई खास नहीं है, आगे देखते हैं। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझे, ये जरूरी है। देखें, मूल संरचना को समझे, बच्चे बेसिकली क्या काम करें, मूल संरचना को यहां पर समझे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैथ का वो सबसे पहले समझना जरूरी है। आप लोगों ने एक बात नोटिस की है, जब से आपकी नो डिटेंशन पॉलिसी आई है, हालांकि हर कोई बताएगा कि भाई ये सही भी है गलत भी है, दोनों अपनी अपनी जगह तर्क देंगे यहां पर, लेकिन एक साइड इफेक्ट यहां पर देखने को मिला है नो डिटेंशन पॉलिसी का, ठीक है। एक चीज तो आप लोग यहां पर एग्री करोगे कि नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से कि जो बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। अब यहां पर बेसिकली जिस बच्चे का बेस शुरुआत से वीक है, तो आगे आने वाली जितनी भी क्लासरूम रहेगी तो वहां तक उसका बेस वीक ही रहता है। और उसके बाद जब बच्चा उसमें जाता है, अगली क्लास में जाता है, ठीक है, तो उसके बाद बच्चे के सामने क्या समस्या आती है, बच्चे का बेस वीक रहता है और उसके बाद समस्या आती है, उसके सामने वो चैप्टर आते हैं जिनके लिए उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, उस बेस की जरूरत पड़ती है। बच्चों को समझ में नहीं आता, स्कूल छोड़ देता है और समस्या बन जाती है, ड्रॉप आउट की समस्या स्कूल के अंदर बन जाती है। किसकी बन जाती है, ड्रॉप आउट की समस्या स्कूल के अंदर बन जाती है। अब कुछ विद्वान लोग इसके अंदर तर्क देते हैं, नहीं ड्रॉप आउट की समस्या मतलब ये ड्रॉप आउट की समस्या के लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए कि भाई हमने इसके लिए चलाया हुआ है, एफलन यहां पर चलाया हुआ है, ठीक है, हमने इसके लिए एफलन यहां पर चलवाया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यहां पर हमने इसके लिए चलवाया हुआ है, ठीक है, कि बच्चों को एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ना लिखना और उसको संख्याओं के ज्ञान की यहाँ पर नॉलेज देंगे, ठीक है। तो एफलन के अंदर बेसिकली क्या होता है, 3R की यहाँ पर बात हुई है, किसकी बात हुई है, 3R की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक नॉलेज के अंदर, कि कम से कम हम बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं के ज्ञान की तो नॉलेज दे देंगे तो बच्चा ड्रॉप आउट की समस्या तो नहीं करेगा। यार एकदम नहीं सुधरेगी ये चीजें, ठीक है। अब ड्रॉप आउट बेसिकली, ड्रॉप आउट कह रहा हूं, नो डिटेंशन पॉलिसी बेसिकली इसलिए लाई गई थी कि जैसे बच्चा जो स्कोर नहीं ला पाता था तो उसके ऊपर प्रेशर आता था। प्रेशर किसकी तरफ से आता था, सोसाइटी की तरफ से आता था, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आता था और बच्चा फिर सोसाइटी जैसे अपना डिसीजन को ले लेता था। तो इन सब की रोकथाम के लिए सरकार नो डिटेंशन पॉलिसी लाई। हालांकि अब इसके अंदर अमेंडमेंट हो गया है, संशोधन हो गया है और अभी धीरे धीरे और संशोधन चल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में इनके बीच में इसमें और संशोधन चल रहे हैं, ठीक है। और वो संशोधन मेरी समझ से तो बाहर है, पता नहीं उसके ऊपर और संशोधन कुछ होना चाहिए था नहीं होना चाहिए, अलग डिबेट का विषय, किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। वही वाली बात, हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेथड की, बात करते हैं जो मैथमेटिक्स के लिए आपके मेथड हो सकते हैं, उनके लिए जरा एक बार बात कर लेते हैं। देखो आप लोग भाई कितने टिके पड़े हो, ठीक है। हाँ हाँ, ये जो एक नंबर से भी फेल कर देते हैं या एक नंबर से कट ऑफ में नंबर नहीं आ पाता है या फिर आपके 100 में से 33 नंबर नहीं आए, ये भी गलत है। देखो एक बात बताओ, मान लो पहले 100 नंबर का पेपर होता था और उसमें 33 वाला पास होता था। अच्छा बताओ किसी के 32 नंबर आ गए, इसकी क्या गलती है, लगभग दोनों बराबर ही तो है। तो
तो ये भी तो गलती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके टेस्ट रहते हैं, इस प्रकार का जो आकलन है बेसिकली सही नहीं है आपका। ठीक है, बिल्कुल सही वाजिब क्वेश्चन उठाया। ठीक है, क्रिएटिव बच्चा है जिसने पूछा। अब देखिए मैथमेटिक्स के जो आपके मेथड है उनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपके सामने दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि आपका। इसमें क्या काम करिए आप लोग, समस्या के समाधान की अनेक सामान्य युक्तियां स्कूल की विभिन्न अवस्थाओं में दी हुई है। कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, जहां पर आपका किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है बच्चे द्वारा, उसको बेसिकली एक हिंट दे दो, उसके बाद बच्चा उस समस्या का समाधान अपने आप कर देगा। यहाँ पर समस्या समाधान के अंदर, अब इसके अंदर समस्या समाधान किस किस संदर्भ में उपयोगी हो सकता है? ठीक है, वे अनेक संदर्भ की बात कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, इनके ऊपर नजर डालना चाहो तो नजर डाल लो। ठीक है, वरना इतना डिटेल में मुझे नहीं लग रहा किसी भी एग्जाम में आएगा। ये तो बहुत डिटेल में मैंने आपको एक चीजें करा दी है, और एक बार डाल लो, नुकसान नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्शन में, क्वांटिफिकेशन में, आपकी सादृश्यता में यानी एनालॉजी में, स्थिति के विश्लेषण में, समस्या को सरल रूप में बदलने में, और अनुमान लगाना और उसकी पुष्टि करने के लिए, ये आपके कुछ इन संदर्भ में समस्या समाधान काम आ जाएगी। उसके अलावा ये क्या पॉइंट लिखा है, जब बच्चे विभिन्न युक्तियां सीख लेते हैं कि उनके संसाधन समृद्ध हो जाते तो वे ये भी सीखते हैं कि कौन सी युक्ति श्रेष्ठ है। ठीक है भाई, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि। खोज विधि में बेसिकली बच्चा क्या काम करता है? ऑब्जर्व करता है चीजों को, और फिर खोजबीन के माध्यम से क्या काम करता है? उस समस्या का यहां पर समाधान कर लेता है। बेसिकली एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने वाली विधि दी थी, खोज विधि। ठीक है, अच्छा, ये ह्यूरिस्टिक जो आपका मेथड है, ये आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड है। ठीक है, जो आपका डिस्कवरी मेथड के नाम से जिसको जाना जाता है, क्या जाना जाता है? जो आपका डिस्कवरी मेथड है, आपका डिस्कवरी मेथड, जिसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो डिस्कवरी मेथड और डिस्कवरी लर्निंग के बीच में कभी कंफ्यूज मत हो जाना। डिस्कवरी मेथड और डिस्कवरी लर्निंग के बीच में कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने दी थी, और ये वाला आपका जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी बेसिकली वही सब चीज हो रही है। मेन पॉइंट किसके क्या है इसके अंदर, वो बताता हूं। ह्यूरिस्टिक मेथड में जब बच्चा खोजबीन करके किसी चीज को सीखता है, खोजबीन कैसे करके सीखता है? जैसे आप लोग खोजबीन करके आगे यूट्यूब पर सर्च करा होगा कि इस वाले एग्जाम को कैसे पास किया जाए, बेस्ट सर कौन सा होगा। ठीक है, फिर मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या काम करता है बच्चा? एस्टिमेट लगाता है, अनुमान लगाता है। आप लोगों ने शायद जब अपने तैयारी करी होगी, एनसीईआरटी वगैरह आप लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका करिकुलम का जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, करिकुलम का सिलेबस कह रहा हूं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस दिया हुआ है, उसमें बेसिकली जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो वहां पर आपका अनुमान लगाने की बात कही हुई है, एस्टिमेशन की बात कही हुई है कि बच्चा अनुमान लगाए चीजों का, छोटी बड़ी चीजों का अनुमान लगाए, लंबी चौड़ी का अनुमान लगाए, मोटे छोटे का अनुमान यहां पर लगाए। तो ये बात बेसिकली यहां पर कही हुई है। सन्निकट की बात कही हुई है, अप्रोक्सीमेट की बात कही हुई है। ठीक है, तो ये जो कौशल है इसी के अंदर इन सब की बात कही हुई है। ठीक है, बेसिकली इनको कहने का मकसद ये है, जब बच्चा ये अनुमान लगाता है, सन्निकट की बात यहां पर बेसिकली बच्चा करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई सटीकता का सब्जेक्ट नहीं है कि भाई कोई सटीकता का सब्जेक्ट है, कोई सटीक आंसर निकलेगा, सटीक इसकी चीज निकलेगी। यहां पर बेसिकली कुछ चीजों में अनुमान भी लगाए जाते हैं, एक एस्टिमेट भी यहां पर बेसिकली बताया जाता है। तो ये पॉइंट यहां पर ये कहना चाहता है जब हम कोई चीज खोजबीन के माध्यम से यहां पर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्किल्स की, बात करते हैं कौन कौन सी स्किल्स है जो आपके मैथमेटिक्स की टीचिंग में आपको काम आएगी, लर्निंग में काम आएगी। और देखो भाई कितनी बच्चों की बैटरी एक्टिव है, प्लीज 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 अब छोड़ दो। सर नींद आ रही है, अच्छा सर नींद आ रही है, मैं जा रही सोने में, अपना भी ख्याल रखने को डॉक्टर। हाँ नीतू जी, आप सो जाइए। ठीक है, आपने लिखा है कि आप प्रेग्नेंट है तो आप सो जाइए, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख लेना। ठीक है, इसके आप सो जाइए। ठीक, देखिए अब स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स है। पहले विजुअलाइजेशन, देखकर। ठीक है, क्या काम करते हो? देखकर। तो कैसे सीखते हो मैथ्स के अंदर? आप लोग देखकर सीखते हो, जैसे मैंने कहा छोटा बड़ा, बताओ दोनों में से उंगली कौन सी छोटी बड़ी है? तो विजुअलाइजेशन कर रहे हो, देखकर आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर कर रहे हो। ठीक, उसके अलावा ये टॉपिक मैंने कल आपको बताया था। तो ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण से पहले क्या आता है? आपका अटेंशन आता है। अटेंशन से पहले क्या आता है? आपका सेंसेशन आता है। ये बताया था ना कल आपको टॉपिक के अंदर। और रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे कौशल है जिनको विकसित करने में गणित आपका सहायक सिद्ध हो सकता है।
उसके अलावा भाई ये आपके दिए हुए कि जो आपका परिणाम है, आकार है, फॉर्म्स है, ये सभी आपकी स्थितियों का मॉडलिंग करने में गणित का सर्वश्रेष्ठ यहां पर यूज हो सकता है। ठीक, गणितीय के जो कंसेप्ट है उनको कई तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और निरूपण विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रयोजन का काम करते हैं। ये सब गणित को सामर्थ्य करते हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया। गणित में अन्य विषयों के अध्ययन के बीच, अच्छा देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है यार, इसके ऊपर नजर डालो। इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन देखने को मिलता है, यानी जो मैथमेटिक्स होता है उसका बाकी सब्जेक्ट के बीच में इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन देखने को मिलता है। इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन मतलब क्या? आप लोग एक बात बताइए, मान लीजिए आप मैथ सीख रहे हो, तो मैथ्स का यूज खाली मैथमेटिक्स के अंदर ही आप लोग जितने कंसेप्ट पढ़ो सिर्फ उसी में होगा या बाकी सब्जेक्ट में भी होगा? बाकी में भी होता है ना। मान लीजिए आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हो, मान लीजिए आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो, तो भाषा सिर्फ आपकी भाषा की क्लासरूम में मौजूद होती है या सभी क्लासरूम में मौजूद होती है? सभी सब्जेक्ट की क्लासरूम में मौजूद होती है ना। मैथ्स की क्लास में भाषा मिलेगी आपको, मान लीजिए सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी पढ़ते हो, यहां भाषा मिलेगी। या मान लीजिए आप लोग साइंस पढ़ते हो, यहां भाषा मिलेगी। सोशल साइंस पढ़ते हो, यहां भी भाषा मिलेगी। इसलिए भाषा को सभी सेंटर के केंद्र में इसको माना गया है। इसी प्रकार से जैसा आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स आपका साइंस वगैरह में भी मिल जाएगा, या कहीं सोशल साइंस पढ़ो उसके अंदर भी आपका मैथमेटिक्स देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स का रिलेशन कैसा है? इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन है, सभी सब्जेक्ट के साथ इसका मिला हुआ रिलेशन यहां पर देखने को मिलता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर आपका। ठीक है, कुछ पॉइंट तो यहां पर पीडीएफ के अंदर मुझे कटवाने थे लेकिन ये बच्चे रह गए थे। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर नजर डालिए। जब बच्चे ग्राफ बनाना सीखते हैं तो उन्हें भूविज्ञान सहित विभिन्न विज्ञानों के कार्यात्मक संबंधों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, जब बच्चे ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने से बेसिकली क्या होता है? ग्राफ पर बेसिकली मान लीजिए कोई डॉट डेसिमल वगैरह के बारे में बच्चा सिखा रहे हैं, तो डेसिमल नंबर का भी बच्चों को ज्ञान हो जाता है और भूविज्ञान संबंधित कार्यात्मक संबंधों के बारे में प्रेरित होता है। जब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ तो अपने आप ही वो कनेक्ट हो जाएगा। अगला है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, जो सटीक होता है उसमें सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग एवं संकट संपूर्ण होता है। ये गणित के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जो सटीक होता है, ठीक है, कौन सटीक होता है? मैथमेटिकल का कम्युनिकेशन सटीक होता है, लेकिन सटीकता किसी शब्द में आपकी नहीं रहती है। कम्युनिकेशन सटीक कैसे होगा? 2 + 2 कितने होंगे? तो यहां पर अनुमानित नहीं रहेगा। 2 + 2 लगभग 3 हो सकते हैं, लगभग इतने हो सकते हैं, उतना नहीं होगा। मेरे स्मार्ट बोर्ड की भी बैटरी गई शायद आपका। ठीक है, तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज मैथमेटिक्स का वो आपका सटीक होगा। ठीक है, अब ये लास्ट बचा है भाई आपका, उसके बाद ही आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। फिर आपकी वीडियो खत्म नहीं, मतलब वीडियो खत्म है, उसके बाद फिर आपका पार्ट सेकंड बचेगा। प्राइमरी लेवल पर आपका मैथमेटिक्स किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में एक बार नजर डालते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के गणित के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड और रुचि विकसित करना भी उतना जरूरी है जितना कि कॉग्निटिव स्किल और कंसेप्ट सीखना। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए, मैंने बताया हुआ ना, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा किसी चीज को सीखने के लिए आप लोग सीख जाओगे। अगर नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा किसी चीज को सीखने के लिए आप लोग उसको नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना जरूरी है। दूसरा वही चीज दी हुई है कि जितनी भी चीजें होती है, मैथमेटिकल गेम्स होते हैं, पजल्स होते हैं, कहानियां होती है, उनको रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ी जाए, जो आपका एनसीएफ 2005 यहां पर कहता है। ठीक, अगला यहां पर दिया हुआ है कि यह ख्याल रखना जरूरी है, गणित सिर्फ अंक गणित नहीं है, संख्याओं और उनके उपयोग के अलावा सेफ आपकी शैक्षिक समझ, जो आपके पैटर्न है। देखिए, पैटर्न का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर। आपने पढ़ा होगा जो पैटर्न बने होते हैं, जैसे मैंने कोई पैटर्न यहां पर बना दिया, मैंने लिख दिया 2 4 6 8, अब बताओ यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर ये पैटर्न बना दिया, अब बताओ इसके अंदर क्या आएगा? मान लीजिए मैंने एक पैटर्न यहां पर बना दिया कि ये रेक्टेंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, अब बताओ आगे क्या आएगा? तो इस प्रकार के जो पैटर्न है बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर आपका दिया हुआ है। तो इन पैटर्न से बच्चे की क्या बढ़ती है? क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इन पैटर्न के माध्यम से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी यहां पर बढ़ती है। ठीक है, यहां पर रचनात्मकता इनके माध्यम से बच्चों के अंदर बढ़ती है। बड़े महत्वपूर्ण होते हैं पैटर्न, जो बच्चों को पढ़ाना जरूरी होते हैं। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का या फिर संरचनात्मक जो ज्ञान होता है उसका बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। मेजरमेंट बच्चों को सिखाया जाता है और उसके अलावा यहाँ पर जो स्टेटिक्स होते हैं उनकी समझ को भी महत्व यहाँ पर देना चाहिए। ठीक, इसलिए तो आपके सिलेबस वगैरह के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक,
अगला पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट आपके बच्चे, देन उसके बाद आपकी ये वीडियो यहां पर खत्म हो जाएगी। आंसर लिख रहे हो 2 4 6 8 के बाद 10 आएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई, ठीक। पाठ्यचर्या में स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जैसे सीखने वाले की प्रगति की क्रमिकता को शामिल किया जाना चाहिए, जो कंसेप्ट को समझकर मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है, ठीक है। यानी पहले उसको बच्चों को कॉन्क्रीट फॉर्म में समझाओ, फिर उसको अपना एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में समझाओ। गणनात्मक कौशल के अलावा पैटर्न को पहचानने में, जो पैटर्न अभी आप लोगों ने बचाया, जिसका एक ना आंसर भी सही दिया, 10 आएगा इसके अंदर, तो ठीक है। अभिव्यक्त करने और समझाने पर, समस्याओं के हल करने और अनुमान का इस्तेमाल करने, संबंध पहचानने, संप्रेषण में तर्क की दृष्टि से भाषागत कौशलों का विकास करने पर जोर दिया जाए। ये बेसिकली मैथमेटिक्स के बारे में एनसीएफ 2005 के अंदर यह बातें कही हुई है। इतनी बातें कभी जिंदगी में पढ़ी है मैथमेटिक्स के बारे में जो एनसीएफ 2005 ने कही हुई है। अब यहां पर आपके 3 चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो गए। कितने? 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए जो आपके एनसीएफ 2005 ने कहे हुए। किसने? एनसीएफ 2005 ने यहां पर कहे हुए। अब मैं कराऊंगा आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कराऊंगा, और उसके अलावा जो बात आपके एनसीएफ के बारे में जितनी है वो यहां पर उसके बाद आपकी खत्म हो जाएगी। एनसीएफ फिर ये आपका खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से डिटेल में। मैंने कहा था इससे आपकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इससे आपका बाकी के और कंसेप्ट यहां से क्लियर होंगे। एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई सारी चीजें निकल कर आती है, कई सारे कंसेप्ट निकल कर आते हैं जो आप लोगों ने आज की वीडियो के अंदर देखा हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपका चैप्टर होता है खत्म, और अगर कोई आपका सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, अब चले जाओ सोने, ठीक है। हाँ सर, आपको नींद नहीं आ रही? नहीं, मतलब नींद नहीं आ रही, ठीक है। वैसे भी मेरी आदत है, अगर मैं मतलब पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, मुझे लगता है ये चीज आज मुझे कंप्लीट करानी है बच्चों को, फिर मैं उसको कंप्लीट ही कराता हूँ, ठीक। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं खाना खाता हूँ। थैंक यू आप लोगों का भाई, इतना ध्यान रखने के लिए। हाँ, ठीक है, सो जाओ आप भी, टाइम ज्यादा हो गया है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।